तो आज का टॉपिक है मैक्रोबीज इन स्वैग ट्रीटमेंट। आज जानेंगे कि मैक्रोबीज इन स्वैग ट्रीटमेंट कैसे कार्य करता है, इंपॉर्टेंट है क्या मैक्रो। अगर स्वैग ट्रीटमेंट अगर पहली बार सुनने को मिला है तो कोई बात नहीं, जानते हैं स्वैग ट्रीटमेंट के बारे में और फिर जानेंगे कि मैक्रोबीज का उसमें क्या वर्क है, क्या रोल है, मैक्रोबीज क्या कर रहा है। आखिर मैक्रोबीज भी ट्रीटमेंट करता है? मैक्रोबीज भी कोई ऐसा है क्षेत्र जिसमें मैक्रोबीज के द्वारा ही वहां पे ट्रीटमेंट होती है? तो ये सभी कंफ्यूजन और ये सभी पॉइंटों को स्टेप टू स्टेप लेट स्टार्ट ऑन द टॉपिक। और बोथ लैंग्वेज का यूज करेंगे। बायोलॉजी में तभी आपको समझ में बेहतर आएगा और समझ में बेस्ट तरीका में आएगा जब आप टू लैंग्वेज का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश, जहाँ पे वर्ड है वहां पे इंग्लिश यूज कीजिए। जैसे देखिए टेंशन मत लो, आप देखिए टेंशन एक इंग्लिश है और मत लो हिंदी है, और इसमें इंग्लिश हिंदी साथ हो गया तो कितना मजा आ रहा है। अब देखिए क्या है, तुम लव करती हो ना, देखिए इंग्लिश और हिंदी जब मैच कर गया तो कितना अच्छा लगता है। फिर क्या है, मेरे प्यारे टीचर है, मेरे प्यारे, तो देखिए फिर क्या है, इंग्लिश और हिंदी जब मैच किया तो कितना मजा आ रहा है। तो हमें क्या है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज जब यूज करेंगे एक सब्जेक्ट में तो वो सब्जेक्ट समझने में फॉर टू यू एंड ईच अदर के लिए। अब चलते हैं यहाँ पे ये कि मैक्रोबीज इन स्वैग ट्रीटमेंट। हमने यहाँ पे सबसे पहले एक एक वर्ड के बारे में क्लियर करते हैं। ट्रीटमेंट का मिस होता है उपचार बोलो या इलाज बोलो, हानि को जब हम दूर कर देते हैं उसको उपचार बोलते हैं, ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब बात आती है क्या कि स्वैग, स्वैग क्या है? स्वैग का हिंदी होता है वाहितम मलजल होता है, वाहित मलजल, वाहित मलजल या वाहितम मलजल बोल सकते हैं। इसका मतलब ये वो सभी जल जो गंदे से, वो सभी जल जो किसी न किसी पदार्थ से दूषित हो चुका है। स्वैग का मतलब होता है वाहितम मलजल। अब वाहितम मलजल क्या होता है? तो वाहितम मलजल वो होता है जिसमें होता है वुमेन के द्वारा किए गए जो जल को दूषित या गंदा, उसी को हम बोलते हैं वाहितम मलजल। अब वाहितम मलजल को समझना है आसान भाषा में तो समझिए नाली का जल, समझिए अब एनिमल के द्वारा निकल रहा हो बहुत सारा मलजल, मूत्र त्याग, मल का त्याग, ये सभी त्याग और ये सब नाली में चले जाते हैं। अब जब नाली में चले जाते हैं तो उसी नाली के द्वारा वो पानी हमारे रिवर, हमारे तालाब, हमारे पोखर जो आसपास के होते हैं उसमें उस नाली का स्रोत बना रहता है। उस स्रोत के द्वारा हमारे जो तालाब है, हमारे जो नदी है, उस नदी और तालाब में क्या चले जाते हैं? तो चले जाते हैं क्या? वाहितम मलजल। जो वाहितम मलजल चले जाते हैं तो उस जल में जो सूक्ष्म जीवाणु है जैसे मछली हुआ वो भी दूषित हो जाते हैं वो वाहितम मलजल के कारण, और वाहितम मलजल के कारण वो भी दूषित हो जाते हैं और अंत में जाके वो जो जल में जो जीव है जो जल को साफ करने का काम करते हैं वो जीव भी दूषित होकर अंतिम में मर जाते हैं, जिसके कारण जल का साफ सफाई ऑटोमेटिक रुक जाते हैं और वो जल भी पूरी तरह से कार्बनिक पदार्थ में दूषित हो जाते हैं। अब ये कार्बनिक पदार्थ में जब दूषित हो जाते हैं तो क्या वो जल आपके लिए लाभकारी है या हानिकारक है? आसानी से आप समझ गए होंगे कि वो जल हमारे लिए हानिकारक हो चुके हैं। जिस जल में कार्बनिक पदार्थ से वो जल पूरी तरह से सड़ गया हो, उस जल में पूरी तरह से कार्बनिक पदार्थ अपने जगह बना लिया हो, वही जल को हम बोलते हैं वाहित। क्या है वाहितम जल को हम कैसे, वाहितम जल को जैसे अगर स्वैग वाटर है, इस वाटर को हम कैसे फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्या फ्रेश वाटर बनाने के लिए हमें क्या मैक्रोबीज की आवश्यकता होते हैं? तो ये पॉइंट को आपको जानना है कि मैक्रोबीज के द्वारा क्या कोई थोड़ा वाटर नहीं है कि आपने मैक्रोबीज को डालेंगे स्वैग वाटर चेंज हो जाएगा। बात है कि स्वैग वाटर, ये जो वाहितम मलजल है, ये वाहितम मलजल जो होता है वाहितम मलजल नदी के नदी और तालाब के तालाब भर जाता है। नली के द्वारा, शहरों के द्वारा जो भी मलजल निकलते हैं सब नदी और तालाब में चले जाते हैं, जिसके कारण अभी तक जो स्टडी किया गया है साइंटिस्ट के द्वारा, उसे ये पता चला सर्वे के द्वारा कि 100 शहरों से ये जल आउट होते हैं और पॉपुलेशन के बढ़ने के कारण ये डेफिनेटली है कि 100 शहरों से अधिक हो गए होंगे जहां के मलजल नदी में जाते हैं। तो 100 शहरों से अधिक हो गए होंगे और साथ में बताया गया कि 4200 से अधिक हो चुके हैं ऐसे जहां के शहर के मलजल से नदी और तालाब दूषित जो हो रहे हैं उसको निवारण और उसको फ्रेश करने के लिए 4200 ऐसे लग चुके हैं। 4200 क्या लग चुके हैं? तो कार्य करने वाले उपचार, यानी कि उपचार करने के लिए 4200 परियोजन मतलब ऐसे योजना बनाए गए हैं, 4200 से अधिक योजना बाय गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके कारण
हमारे जो भी वायतम जल मल जल शहर से निकलते हैं, वो जो नदी में जाते हैं, उसको कैसे ठीक किया जाए, तो उसमें 42 प्रयोजन को तैयार किया जा रहा है। और आगे चलते हैं कि आप बात आती है क्या, मलजल में बहुत बड़ा रोल होता है मैक्रोबीज का। मैक्रोबीज में 2 पॉइंट आता है। जब आपको पता चले कि हमारे नदी वायतम जल से, नदी की जल सर रहा है, नदी की जल पूरी तरह से दूषित हो रहा है, आसपास में वायतम मतलब कार्बनिक पदार्थ आ चुका है, वो जल उतना ही डेंजर होता है जितना कि एक स्मोकिंग के पदार्थ होते हैं। आपको डेंजरस वायतम जल होते हैं, क्योंकि वायतम जल के द्वारा अनेकों सारे बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं, अनेकों सारे बीमारी उत्पन्न हो जाते हैं वायतम जल के द्वारा। हमें वायतम जल को समाप्त करना, वायतम जल को फ्रेश करना, वायतम जल से उस सभी बैक्टीरिया को मारना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर वायतम जल अगर रहा, बहुत अनेकों डिफरेंट टाइप की बीमारी से जल्दी ग्रसित हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो वायतम जल पे काम करने के लिए 2 पॉइंट आते हैं। 2 तरह से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं बाय मैक्रोबीज। मैक्रोबीज के द्वारा 2 ऐसे टाइप है जिसके कारण हम वायतम जल को फ्रेश कर सकते हैं और उसको एक अच्छे जल में, नदी के नदी का नाम है प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब जब हम क्या करेंगे, अब हम जब वायतम जल के बारे में जान गए कि वायतम जल हमारे नदी पोखर की जल को खराब कर रहे हैं, हमारे शहर से जितने भी मल जल जाते हैं सब नदी पोखर में चले जाते हो तो जल खराब हो रहे हैं, उस जल को फ्रेश करना है तो हमने 2 ट्रीटमेंट को यूज करेंगे। पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट। आप समझते हैं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट होता क्या है? क्या वायतम मल जल को साफ करने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करना पड़ेगा कि उस जो जल है, जैसे नदी का जल हो, उस जल में जो कण है, उस जल में जो मोटा मोटा कण है, उस जल में जो भी पदार्थ है, जिसमें जैसे जंगल हो सकता है, कण हो सकता है, उसमें उल्टा पुल्टा बहुत तरह के जंगल आ सकते हैं, उस सभी को जाल के द्वारा पहले उसको छानाकरण कराना है। मतलब छानाकरण मतलब जैसे मछली को नदी से छानते हैं तो छानाकरण पहले कराएंगे, छानाकरण, और छानाकरण के द्वारा सब उसमें के जितने भी रहेंगे पदार्थ मोटा, उस ठोस पदार्थ को उस जल में से पूरा साफ कर देना है। साफ करके निकालने की प्रक्रिया को प्राइमरी ट्रीटमेंट टू, वो घुला रहता है। तो O2 जो घुला रहता है तो उसमें क्या होता है, मल जल का जो बैक्टीरिया है वो पूरी तरह से अपनी संख्या में वृद्धि करने लगते हैं। अब ये O2 जो होता है ना, ये वो तो जब उसमें से ठोस पदार्थ को निकाल लेंगे और जल को जब छानाकरण भी केमिकल आता है जिसको बोला जाता है BOD। BOD का मीन्स क्या होता है? तो BOD का मीन्स होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब वायतम जल में बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए BOD हमने क्या करेंगे, नदी और पोखर जिसमें हमें लगे कि वायतम जल है तो हम उसमें क्या करेंगे, BOD डालेंगे। जब BOD डालेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि BOD की सांद्रता बढ़ जाएगा। जब सांद्रता BOD का बढ़ेगा तो हम समझ जाएंगे वायतम जल पूरी तरह से कार्बनिक पदार्थ से क्या है, प्रदूषित हो चुका है, कार्बनिक पदार्थ से पूरा भर चुका है। जब हमें लेता है या कोई भी प्लांट, तो वो प्लांट, वो एनिमल, वो ह्यूमन कर देंगे तो उसमें BOD का यूज करेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इस BOD को जब उसमें डालेंगे तो BOD के द्वारा जब उसमें से कार्बनिक पदार्थ, मतलब जब वायतम जल रहेगा उस वायतम मल जल में क्या रहेगा, जैसे कार्बनिक पदार्थ रहेगा। अब कार्बनिक पदार्थ उसमें से खत्म हुआ है या नहीं हुआ, ये कैसे जानेंगे? तो BOD को वायतम जल में डालेंगे, जल में कि BOD का मात्रा जैसे जैसे कम होगा, BOD के सांद्रता का मात्रा वैसे वैसे समझ जाएंगे कि हमारे जो वायतम जल है उसमें से कार्बनिक पदार्थ खत्म हो रहा है। तो हमारे BOD है, इसमें जो सांद्रता रहेगा पदार्थ खत्म हो रहा है। जब ये पूरी तरह है वो सेकेंड ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट। पहला था प्राइमरी ट्रीटमेंट, अब है दूसरा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को आप बोल सकते हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोल सकते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट हुआ, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को आप दूसरा नाम में बोल सकते हो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। हमने बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हाँ एक फ्लक्स ले लेते हैं, फ्लक्स में ट्रांसफर कर दिया जाता है। ये ट्रांसफर, ये क्या होता है ट्रांसफर? आप बोलेंगे कि टैंक ट्रांसफर क्या होता है? जब हम नदी पोखर के वायतम
जल हमें नदी पोखर में अगर जल शहर का नहीं अगर देंगे तो शहर में जो भी जल बन रहा है, जो भी अगर मल जल नाली में तैयार हो रहा है, वो नाली का जल जाएगा कहाँ? अगर नदी में नहीं, तालाब में नहीं भेजेंगे तो जाएगा किधर? बात तो आपका परफेक्ट है और ये सच है। पर आपको यहाँ ध्यान देना है कि एक टैंक लगा होता है, किसमें? नदी शहर की जो जल आती है वायतम जल, उस जल में टैंक पहले लगा होता है। उसकी मेन होता है नाली जो होता है, उसमें एक जो लास्ट होता है, जो नदी में जो जल आउट होने, उस टैंक में शहर की सभी जल उस टैंक तक, और उस टैंक में से एक सिस्टम निकला रहता है जो नदी में बहता है। हमें क्या करना है? वही टैंक के पास में ये ट्रीटमेंट यूज करना है, वही टैंक में ट्रीटमेंट यूज करना। मैक्रोबीज का जो मैक्रोबीज का ट्रीटमेंट लगा रहेगा तो सब मैक्रोबीज का वहीं पर छन्ना लगा रहेगा, सब छना जाएगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जाएगा। जल में से जितने भी बैक्टीरिया है, कार्बनिक पदार्थ है, वो सभी कार्बनिक पदार्थ मर जाएगा। अब कार्बनिक पदार्थ मर गया तो वो जल अगर आप नदी में चला भी गया तो क्या इफेक्ट है, क्या टेंशन है? न एनिमल के लिए, न ह्यूमन के लिए, न प्लांट के लिए। तो जब आप पूरी तरह से कार्बनिक पदार्थ मर गया तो वही टैंक के द्वारा आउट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है? शहर का जो मेन है टैंक, जहां शहर की सभी पानी आके स्टॉप लेती है, वहीं पर ये ट्रीटमेंट को इस्तेमाल करना है। आप ट्रीटमेंट को, जब वो टैंक को क्या करना है? 20 डिग्री टैंक, ये जो है टैंक, ये टैंक में आपको डाल देना है BOD, और डालने के बाद आपको 20 डिग्री तापमान को बढ़ा देना है। जब 20 डिग्री तापमान को आप जब बढ़ा देंगे और उसके बाद जब उसकी जांच करने वाला टूल्स होते हैं, उस टूल से जब जांच करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि BOD की मात्रा जैसे जैसे उस स्वैग वाटर में जैसे जैसे BOD की मात्रा घटेगा 20 डिग्री तापमान पे, वैसे वैसे आप समझेंगे कि उस जल का भी और खत्म हो रहा है। अब हम जानते हैं उसमें मीथेन गैस भी होते हैं, मीथेन गैस फ्रेश करने के लिए। हाइड्रोजन सल्फाइड भी होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं। फिर होते हैं CO2, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2, ये बहुत ही ज्वलनशील होते हैं, जिसको हमने ईंधन के रूप में, ईंधन स्रोत के रूप में, ऊर्जा स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर जल में ये सभी कुछ रहेंगे तो क्या होगा? वो जल पूरी तरह से हमारे लिए एक डेंजर है। लेकिन हम मीथेन को, हाइड्रोजन को और सल्फाइड और CO2 को हम जहां हमने बायोगैस तैयार करते हैं, और CO2, इसे मीथेन गैस भी बोला जाता है। और ये मीथेन गैस हमारे लिए बायो फर्टिलाइजर्स में भी काफ़ी हेल्प करता है, जो हमें अब ये स्वैग ट्रीटमेंट में, स्वैग वाटर को फ्रेश करने में भी हेल्प करेगा। और उसको नदी में बहा सकते हैं, पोखर में बहा सकते हैं, उस जल से हमें उपयोग काफ़ी मिल सकता है। अब हम जानते हैं कि क्या गवर्नमेंट के द्वारा ये स्वैग वाटर पे कोई एक्शन लिया गया? तो जानते हैं कि जब ये देखा गया कि काफ़ी नदी, काफ़ी पोखर, काफ़ी तालाब वायतम मल जल से प्रभावित हो जा रहे हैं, डैमेज होते जा रहे हैं, तो सरकारों ने एक्शन लिए। उसको बोलते हैं गंगा एक्शन प्लान। गंगा एक्शन प्लान हुआ, गंगा एक्शन प्लान हुआ, फिर यमुना एक्शन प्लान हुआ। ये जो है जब धीरे धीरे तब सरकारों ने यहाँ पे एक्शन लिए, और एक्शन लेने के बाद 1985 ईस्वी में पहला परियोजन किए, जिसको बोलते हैं गंगा परियोजन। गंगा परियोजन का मतलब था कि जो भी नदी है, जो भी बड़े बड़े तालाब, नदी है, उस सभी को गंदे शहरों के जल से मुक्ति कराया जाए, उस शहरों के जल से उसको फ्रेश कराया जाए। और शहरों के जो जल है उससे अगर वो नदी, अगर नदी को नहीं बचाया जाएगा तो सभी नदी डैमेज और समाप्त हो जाएंगे। फिर हमारे जो भी एनिमल्स हैं वो दूषित हो जाएंगे, वो बीमार पड़ जाएंगे और रहने को सारा बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए परियोजन बना, और उस परियोजन के द्वारा आज हमारे देश में 4200 से अधिक इस परियोजन के द्वारा कार्य हो रहे हैं। 100 से अधिक शहरों में, शहरों के द्वारा आने वाला जल को फ्रेश किया जा रहा है, और उस फ्रेश जल को हमने नदी में अगर बहा भी दिए और या वो नदी में अगर चले भी गया तो हमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा। तो आज मैंने माइक्रोबीज इन स्वैग ट्रीटमेंट, मतलब माइक्रोबीज इन स्वैग ट्रीटमेंट में ये जाने कि हम जैसे में CO2, ऐसे माइक्रोबीज का कुछ ऐसे माइक्रोबीज पावरफुल है जो हमारे स्वैग यानी वायतम मल जल में भी जो बैक्टीरिया है उसको आसानी से मार सकता है, और उस जल को साफ करके फिर मेरे सभी नदी पोखर के जल को अच्छा बना सकता है। तो आज हम जाने स्वैग ट्रीटमेंट के बारे में। स्वैग मतलब वायतम जल को कैसे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, उसको कैसे फ्रेश कर सकते हैं, उसकी इलाज कैसे कर सकते हैं मैक्रोबीज के द्वारा। मैक्रोबीज का रोल क्या है, मैक्रोबीज मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सब पॉइंट को आज के इस वीडियो में आपको जानने को मौका मिला। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो ओके, लव यू,
each other student.